हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। आप लोग ठीक ही होंगे। और मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ डे लिविंग वर्ल्ड का। तो हम आपका पहले कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। सफलता मात्र एक दिन से नहीं आती, किंतु एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ये विराट कोहली ने कहा है। सफलता एक दिन से नहीं मिलती भाई, जाहिर सी बात है। सफलता एक दिन से नहीं मिलती है और सफलता ज़रूर मिलती है, बट लगातार मेहनत करते थे और लगातार मेहनत करते रहोगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ये हमारे क्रिकेटर विराट कोहली जी कहते हैं। और चलिए इसी बात पर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, दी लिव इन वर्ल्ड। तो स्लाइड आ गया। हाँ, मैं ये है कि मैं आपके सामने नहीं आप पे बता पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं एनसीईआरटी की सारी बातें, सारी चीज़ें कवर कर दे रहा हूँ। आप इसको देखिए, मैंने ऑल टोटली एनसीईआरटी पे ये स्लाइड बनाई हुई है। और आप तो एनसीईआरटी एक बार ये पढ़ने के बाद भी आप तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी ना पढ़िए। एक बार एनसीईआरटी से मिलता जुलता सारी चीज़ है, बट कॉन्फिडेंस आएगा एक बार समझेंगे, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, दी लिव इन वर्ल्ड, लिव इन वर्ल्ड मतलब जीवन। जीवन में, पूरे वर्ल्ड में जितने जीवन हैं उनके बारे में पढ़ना है। जीवन मतलब जिसमें जीव हैं सारे, हमारे पृथ्वी पे, हमारे यूनिवर्स पे, हमारे वर्ल्ड पे जितने जीव रहते हैं या लिव इन वर्ल्ड हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ होता है लिव इन वर्ल्ड। किसे हम बोल सकते हैं? जिसके पास मास हो, क्या हो? जिनके पास मास हो और जिनके पास मास हो और उनके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ देखिए, इंक्रीज मास ये हो गया एंड इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए। मतलब दो कैरेक्टर पाया जाना जरूरी है। पहली चीज़, हमारे लिव इन ऑर्डर के लिए एक इंक्रीज होते मास में। अगर कोई चीज़ की मास इंक्रीज हो तो मैं बोल सकता हूँ, और उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब उसके प्रोजेनी डेवलप हो तो हम बोल सकते हैं लिव इन वर्ल्ड। और इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज ग्रो बाई सेल डिवीजन। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज होता है वो कैसा सेल डिवीजन करता है? सेल डिवीजन के थ्रू अपना ग्रोथ करता है। अब यही प्लांट में ले लो। इन प्लांट के ग्रोथ बाई सेल डिवीजन अदर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अच्छा ये बताओ, जो हमारे प्लांट है उनमें तो एक लाइफ स्पैन लिमिटेड तो नहीं होगा, अनलिमिटेड। हम लोग जैसे 70 साल मिनिमम, 80 साल जी लेते हैं, बट प्लांट तो भाई हजारों साल, वर्षों साल जीते रहते हैं। उनकी ग्रोथ हो रही वो सर्टेन टाइम के लिए हो रही नहीं। हम लोग की जो एनिमल की होती है ग्रोथ वो सर्टेन समय के लिए हो सकती है, बट हमारे जो प्लांट हैं उनके लिए जो डिवीज़न हो बहुत समय तक हो रहा, और जो ग्रोथ हो रहा वो भी अनलिमिटेड होता। चलो, मैंने जैसा कि अभी बताया, इन एनिमल दी ग्रोथ इज सीन। हमारे एनिमल में जैसे मैमेलियन हो गए, इंसेक्ट हो गए, जैसे अदर हमारे एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ में उनमें सर्टेन एज होती है कि तुम इतने साल मान लो जी सर। जैसे अब हम लोग का मैक्सिमम 70-80 साल देखा जा सकता है कि जो हम लोग की लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। अब उसके बाद ओनली अप टू अ सर्टेन एज, जैसे बताया जा रहा है कि आप सर्टेन एज तक ही देखे गए हैं। हाउएवर सेल डिवीजन अदर इन अ सर्टेन टिश्यू। और ये हम लोग में जो हमारा सेल डिवीजन होता है एक सर्टेन टिश्यू में होता है। जैसे हम लोग में होता है कि ग्रोथ सेल टिश्यू का भी होता है कि नहीं? अच्छा, सेल टिश्यू जब बड़े नहीं होंगे या ग्रोथ नहीं होती तो हम लोग क्या इतने मतलब सेंसिटिव हो सकते हैं, या इतने हम लोग अभी आगे पढ़ोगे सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब हम लोग इतने अच्छे हैं, एडवांस एनिमल मतलब हम लोग हर चीज़ में आगे रहते हैं। मतलब एज अदर प्लांट की बात है तो वो
स्टेबल खाना पहुंचा सकते हैं, इन्वायरमेंट तो एकदम बढ़िया बनाए रखते हैं। और हम लोग जो हैं वो बहुत सारे एडवांस हैं, हम लोग के अंदर सारे ऑर्गन पाए हैं, ऑर्गन सिस्टम पाए हैं, बट हमारे प्लांट या एनिमल या अदर की बात किया जाए तो उसमें नहीं पाए जाते हैं। चलो, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी की है लाइन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल, अदर मेजॉरिटी की बात किया जाए, अधिकतम जो हमारे प्लांट हैं और एनिमल हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। अच्छा, होता क्या है, जो हमारे ऑप्शन में होते हैं एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव दे देते हैं, तो इंक्लूसिव नहीं रहता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब वो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है, वो इंडिपेंडेंट नेचर होता है। इंडिपेंडेंट, ना ग्रोथ रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ना रिप्रोडक्शन ग्रोथ पे डिपेंड करता है। और देखो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो देखो ये मेजॉरिटी मैंने बोला कि अच्छा लिविंग की ज़रूरत होती है एक सेल टिश्यू में, मतलब वो सेल टिश्यू जो होता है वो डिवीजन करते थोड़ी एल्डर बनाता है, बट जो हमारे नॉन लिविंग में हो रहा, तो सर आप बोलेंगे उसमें तो ज़रूरत नहीं होता, बट उसमें ग्रोथ होता है, बट वो इंटरनली ग्रोथ नहीं होता बच्चे, वो एक्सटर्नली ग्रोथ होता है। देखा है, ग्रोथ इज बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इन बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन। अच्छा, पंखे तो आप देते होंगे, जो ऊपर पंखे चलते हैं, तो आप पंखे चलते देखते हैं, तो आप पंखे के ऊपर परत पे देखिए एक लेयर जम जाता है मिट्टी का या कोई बाहरी मिट्टी का, जैसे जाले का होते हैं, तो उसमें एक नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, बट वो मटेरियल इंटरनल नहीं होता। ये एनसीईआरटी लिखी है, हाँ, ग्रोथ इज बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन दी सरफेस। देखो यही मैंने बोला। और वही चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, मतलब ये एनसीईआरटी पहले बोल रही है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है वो इनसाइड होता है, और जो हमारे नॉन लिविंग में होता है वो एक्सटर्नल के थ्रू होता है। देयरफॉर कैन नॉट बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्टिवेट बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इट बाय एक्यूमुलेशन मटेरियल ऑन द सरफेस। यही लाइन दोबारा हो जाए, रिपीट, ठीक है। हाँ, नहीं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही है। अब सुनो, ये देखो, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे तुम लिविंग सिस्टम बता सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे तुम बता सकते हो। पहली चीज़ ग्रोथ होना चाहिए, दूसरी चीज़ रिप्रोडक्शन होना, तीसरी चीज़ मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, चौथी चीज़ कंसिस्टेंस होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल ओरिजिनली और सेल इंटरेक्शन, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब तुम बोलो कि सर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं हमारे, मेटाबॉलिज्म होते हैं, कंसिस्टेंस होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल ओरिजिन, सेल इंटरेक्शन, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं होते नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। देख भाई, हर चीज़ में ग्रोथ नहीं होता है, मतलब अगर लिविंग में ग्रोथ होता है तो नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होता है, तो हम डिफाइनिंग कैरेक्टर उसे मानते हैं जिसमें हर चीज़ में समान रहे, इसलिए वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है बच्चा, इसलिए मैं उसे नहीं मानता हूँ, वो ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। और रिप्रोडक्शन, सर ये बताइए कि हर जगह रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम उसे भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर लेते हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म होना, मेटाबॉलिज्म ये होता है दी सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज द मेटाबॉलिज्म, दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म भाई, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे जीव हैं पूरे अर्थ पे, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा और कंसिस्टेंस भी पाया जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है, सेल ओरिजिनली भी होता है, सेल इंटरेक्शन। इसलिए हम इन सब तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिए और उन सब जो हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये एनसीईआरटी बोल रही है रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो बोला है कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है कैरेक्टर, बट इट कैन नॉट रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दिस पेरेंट। और बता रहा है कि जैसे कि हम रिप्रोडक्शन, तो ये अपने आप में रेफर कर रहे हैं कि वो प्रोजेनी अपने बनाता है, अपनी ही प्रोजेनी बनाता है, चाहे वो मोर सिमिलर हो या लेस सिमिलर हो, कितने
किससे मतलब देन में पेरेंट से ही तो देन में हो जा प्रोजेनी जो बनेगा वो मोर फीचर अच्छे मोर सिमिलर हो जाती लेस सिमिलर हो जाए वो पेरेंट से ही तो मालूम पड़ेगा। रिप्रोडक्शन बाई ए सेक्सुअल। अब ए सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन देखा जाए जो फंजाई मल्टीप्लाई करता है स्प्रेड हो जाता है। तो फंजाई जो मल्टीप्लाई करता है अपना स्पोर, ठीक है, अपना स्पोर स्प्रेड करता है उससे थ्रू मिलियन ए सेक्सुअल स्पोर बनाता है। अच्छा जिसे कोरोना हुआ था वो छुआछूत में ही तो पूरे वायरस में मतलब एक दूसरे से छुआछूत में ही ये वायरल इन्फेक्ट हुआ है। ठीक उसी प्रकार फंजाई अपनी मल्टीपल ए सेक्सुअल स्पोर बनाता है और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में वो स्प्रेड करता है और ये सारे ए सेक्सुअल स्पोर हम लोग तो इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा इन लोअर ऑर्गेन जैसे ईस्ट हो गया हाइड्रा हो गया ये कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द बर्डिन, ठीक है। अब आगे प्लेनेरिया एक ट्रू रीजेनरेशन होता है जिससे कि मतलब बोलते हैं चातुर से आगे नोट मतलब उसे कितनों मतलब उसमें थोड़ा सा भी पार्ट होते नीचे गिर जाए तो वो नया अपना एक ऑर्गन बना लेती है। तो उसमें मतलब तो चाहे आप जितना भी चातुर से काट दिए जैसा भिंडे तो आप काटते हैं उसके बाद भी वो जीता नहीं बट उसमें आप पार्ट करेंगे डिवाइड करेंगे तो उसमें एक नई जेनरेशन ले लेता है। तो इसलिए हम उसे ट्रू जेनरेशन बोलते हैं और जिसका नाम होता है प्लेनेरिया जब फेगमेंटेड ऑर्गेन्स विच ये फेगमेंटेड ऑर्गेन्स होता है जितनी बताया है एनसीईआरटी रीजेनरेट ऑफ द लॉस्ट पार्ट मतलब हम किसी पार्ट तो रीजेनरेट मतलब उसे काट दिया जाए तो इस बॉडी एंड बिकम आ न्यू ऑर्गन और उसकी बॉडी न्यू ऑर्गन बना लेती है। डी फंजाई डी फिलामेंटस एल्गी जो हमारे फिलामेंटस एल्गी होता है ये तुम आगे प्लांट में पढ़ोगे तो फिलामेंटस जो एल्गी होता है प्रोटोनिमा एंड मॉसिस क्या होता है वहाँ पे तुम पढ़ोगे ब्रायोफाइटा में। तो वहाँ पे सारी चीज़ ये प्रोटोनिमा और मॉसिस की बात ये है लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ सकता है उसी से इंटर रिलेट करते इसलिए यहाँ पे भी ये नाम दिया है लिविंग वर्ड में और प्लांट किंगडम में इसलिए इस नाम तो थोड़ा ध्यान देते हैं। और वो किस तरह प्रोटोनिमा और मॉसिस मल्टीप्लाई करता है बाय द फेगमेंटेशन, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेन लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी और एमीबा ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिम विथ ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अब इसमें नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजमेंट होता है सिनोनिम्स है। हैंस वी नोटेड दैट इज सिंगल सेल ऑर्गेन वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट यूसेज ऑफ दीज टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी ने देखा है। हैंस या पता चलता है जो सिंगल सेल ऑर्गेन वी आर नॉट वेरी क्लियर हम इससे पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि ये दो टर्म जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये हमारे लिविंग ऑर्गेन के कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हुई डू नॉट रिप्रोड्यूस जैसे कि मैंने उसका एग्जाम्पल बताया है कि वो देखो जो हमारे मैंने बोला ए सेक्सुअल स्पोर। अच्छा ये बताओ कि ए सेक्सुअल स्पोर मतलब समझ रहे हो हुई डज नॉट रिप्रोड्यूस और अगर मान लो रिप्रोड्यूस कर देता है तो जैसे एक डंकी ले लो और एक फीमेल हॉर्स ले लो उन दोनों का रिप्रोड्यूस हुआ एंड स्टेराइल बना। स्टेराइल देखो एक जो म्यूल्स में स्टेराइल मतलब एक अलग प्रजाति बनाए अलग प्रजाति। तो इसलिए हमारा बायोलॉजी बोलता है कि भैया ऐसा है एनसीईआरटी बोलता है कि आप अपने स्पीसीज में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एंड अदर स्पीसीज में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हुई डू नॉट रिप्रोड्यूस म्यूल्स हो जाए स्टेराइल हो जाए वर्थ भी हो जाए इनफर्टाइल ह्यूमन तपस। अब जिस तरह आप देखते होंगे कि हमारे ह्यूमन तपस में ही देखा जाता है किसी से बेबी नहीं होते हैं तो वो इनफर्टाइल रहता है जिससे कि आप टीवी पे देखते होंगे IVF इंट्रा उसमें होता है ना क्या नाम है इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन वो उससे मदद करते हैं विट्रो से मदद से। तो वहाँ पे दूसरा मेथड आ जाता है बेटा। तो यहाँ पे ये है वी एंड ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। अच्छा ये बोला है। अब तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पे इंक्लूसिव पढ़ाया है जहाँ पे जाइए।
आपने बोला है सर यहाँ पे जो हमारा जो हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा वी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट। उन दोनों तो छोड़ के बाकी सब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ विद मेटाबॉलिज्म, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लाइफ का होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है। और लिविंग ऑब्जेक्ट ये सारे जीव प्रजाति में पाए जाते हैं, आर मेड अप ऑफ केमिकल, और ये केमिकल के बने होते हैं। उन केमिकल या स्मॉल या बिग हो वो किस तरह बिलोंग करते हैं, वेरियस क्लास साइज फंक्शन इटीसी, दे आर कंजर्वेशन कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, हमारे शरीर में हजारों रिएक्शन चलती रहती हैं, उन रिएक्शन तो ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। देखो लिखा है दी सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जो हमारे शरीर में, मैंने बोला पूरे शरीर में हमारे जितने केमिकल रिएक्शन चलती जा रही हैं उन सारे रिएक्शन तो हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। करेक्ट, हाँ सही है सर। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड बॉडी इन सेल्फ फ्री सिस्टम। ये जरूरी नहीं आप एक सेल लेके आप मेटाबॉलिज्म से मतलब एक सेल लीजिए और बाहर आप उस मेटाबॉलिज्म तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। लिखा है हैन वाई मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सेप्शन। इसलिए बोला है जो हमारे मेटाबॉलिज्म होता है बिना किसी अपवाद से, बिना किसी एक्सेप्शन से हमारा मेटाबॉलिज्म होता है जो वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा। फिर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। अच्छा, लिविंग ऑब्जेक्ट इज दी एबिलिटी टू सेंस, अब कॉन्शियसनेस पे आ गया है। लिविंग ऑब्जेक्ट इज दी एबिलिटी, देखो लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंस करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है अपने। अच्छा, ठंडी आ जाती है तो तुम लोग के शरीर पे मालूम तो नहीं पड़ता है कि भाई ठंडी आ रही, ठंडी तुरंत मालूम चल जाए, हमारी बॉडी को मालूम पड़ जाए कि इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, अभी ठंडी, अब हमें स्वेटर पहनने की ज़रूरत है, स्वेटर नहीं पहनने की ज़रूरत, तो हमें बताना नहीं पड़ता है कि भैया अब ठंडी आ रही है। वो हमारा शरीर, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो बॉडी है, वो इतना कॉन्शियसनेस है कि वो खुद समझ जाता है कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, तो मतलब अब हमें वो क्या नाम है, स्वेटर पहनने की ज़रूरत है, हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, हमें स्वेटर उतारने की ज़रूरत है। तो ये मुझे खुद नहीं बताना पड़ता है, मेरा बॉडी खुद एब्जॉर्ब कॉन्शियसनेस है कि वो खुद बता देता है कि भैया ऐसा है कि मुझे ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, मुझे कुछ भी हो रही है, एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। तो वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी इतनी कॉन्शियसनेस है कि वो हर स्टिमुलाई पे हमारे बता सकते हैं। बाय द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फर्टल लाइट। अच्छा, ये बताओ प्लांट की बात है, जब पानी मिलती है या धूप मिलते हैं, प्लांट किसी अंधेरे कमरे में अगर डेवलप कर दिया है तो वो फोटो पीरियोडिज्म मतलब वो सनलाइट के प्रेजेंट में जाना चाहेगा। क्यों जाएगा भाई, सेंसिटिव है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, तभी तो वो धूप के पीछे भाग रहा है। वो चाहे तो नीचे भी रह सकता, वो चाहे तो अंदर भी रह सकता, नहीं, लेकिन वो धूप की तरफ भागता। क्यों भाई, उसके अंदर चेतना है, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, जैसे लड़के का नाम मत समझ लेना। प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर light, water, temperature and other pollutant etc. Human being is only organism who is aware of the himself is known as the सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैंने क्या बोला था अभी तो कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग है वो अपने हर चीज़ एडवांस होते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो इतने चेतनादायक इंसान होते हैं कि उन्हें ठंडी आने पे ये नहीं बताना पड़ता है कि भाई ठंडी आ रही है कि अब स्वेटर पहन ले। वो खुद से पहले से तैयारी पे रहते हैं कि अब ठंडी आने वाली है, हमें स्वेटर की तैयारी, स्वेटर धुल लेना चाहिए। अब होता क्या है बहुत सारे ऑर्जिन में कि भाई पानी बरसने लगा, उन्हें मालूम भी नहीं चला, अब वो घर कहाँ बनवाएं।
जर अपने रहने का वो जो बाहर रहा हुआ है, जो एनिमल हमारे बाहर रहते हैं, उन्हें बारिश में अपना कहीं ठिकाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन अब उस समय नहीं मिले, वो सब कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन हम एनिमल, हम भी मैमल्स हैं, मैमल्स हम सेल्फ ओवर एडवांस है, मतलब हम हर चीज़ में अवेयर रहते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी बोली है कंसिस्टेंट देयर फोर बिकम देयर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एक तो एनसीईआरटी ने बोली है व्हेन इट कम ऑफ द ह्यूमन बीइंग इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइन इन ट्रोमा इन हॉस्पिटल। अगर हमारा एक पेशेंट है वो ट्रोमा में, मतलब हमारे ट्रोमा में पड़ा हुआ है, सपोर्ट बाय मशीन, उसका सारा बस मशीन से हो रहा है, विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, और उसका रिप्लेस कर रहा है हार्ट और लंग्स विथ पेशेंट, बट अदरवाइज ब्रेन इज डेड, ब्रेन डेड हो चुका है। भाई ट्रोमा में गए हुए पर्सन तो उसका ब्रेन डेड हो चुका है। तो वो पूछा दी पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कंसिस्टेंस, उसके पास कोई सेल्फ कंसिस्टेंस नहीं होता है, जाहिर सी बात है। आज सर पूछा एक वर्ड, पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ और नॉन लिविंग। देखो वो बोला है वो पेशेंट, तो आप क्या नाम देते, वो लिविंग है कि नहीं लिविंग है। वो बोला है अपने लाइफ में अगर आएगा भी, मतलब अगर, अच्छा ये बताओ, अगर आप जिंदा हो ट्रोमा के अंदर, तो उसे हम क्या, वो अपने लाइफ में है, अभी अपने लाइफ में कमबैक में है, बट वो किसके थ्रू है कमबैक में, मशीन के थ्रू। अगर मशीन हटा दिया जाए तो वो मर जाएगा बेचारा। तो मैं, और उससे देखो ट्रोमा में अगर उसे गर्म पानी पे टच करवा दो तो उसे ये भी नहीं मालूम पड़े, वो जानता है, हर चीज़ जान सकता है, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं उसे, तो उसके अंदर कंसिस्टेंस की प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो मैं उसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानता हूँ। सो इट इज़ अ नॉन लिविंग। आंसर ये होता है कि वो नॉन लिविंग है। जैसे कि वो मशीन के द्वारा भले जिंदा जी रखा जा सकता है, लेकिन अगर वो मशीन हटा दिया जाए तो मर जाए। और दूसरी चीज़, वो सेल्फ कंसिस्टेंट नहीं, वो अपनी व्यथा तो किसी प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बातों तो किसी सामने नहीं बता पा रहा। अब ठंडी है तो उसे वो नहीं मालूम पड़ेगा, वो उसे अदर मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ब्रेन हो जाए डेड। इस वजह से उसे कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। उसे आप स्लैप मार दो तो उसे ये भी नहीं मालूम पड़ेगा, बट क्यों, क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। अच्छा, इट बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। भाई जाहिर ये बात है, हमारे अर्थ पे जितने लाइफ है वो सारे बायोलॉजी के इफेक्ट से ही हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू अदर शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। देखो बच्चों, अब डाइवर्सिटी पे पहुँचे हैं। ठीक है बच्चों, अब डाइवर्सिटी भी आज के थोड़े पॉइंट पे पढ़ना है। इफ़ यू लुक, अगर आप देख रहे हो चारों तरफ लार्ज वैरायटी के हिसाब में आप देखते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म वी इट प्लॉटेड प्लांट, एनिमल, बर्ड, यू पेट और अदर एनिमल एंड प्लांट। आप चारों तरफ देखते हो अलग अलग वैरायटी के हमारे लिविंग प्रजाति पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, पेट और अदर एनिमल एंड प्लांट। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, अपने इस आई से, मतलब अपने इस हाथों से हम नहीं देख पाते हैं। दी नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब नेम। और हमारे पूरे वर्ल्ड में नहीं बोल सकते, हमारे पूरे अर्थ पे हमारे 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारी 1.8 मिलियन प्रजाति पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड पे। और अगर इसे थोड़ा सिंपल वर्ड में बोल सकते हो तो 17 लाख से 18 लाख हमारे प्रजाति पाए जाते हैं। उससे आगे से भी खोज हो रही है, लेकिन अभी तक जो ये डाटा मिला है वो एनसीईआरटी ने फिट करते दिया है, जिसमें से 6 लाख हमारे प्लांट हैं और 12 लाख हमारी एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट और बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। आपके लिए नए नए स्लाइड लाते रहते हैं। देयर इज नीड टू स्टैंडर्ड दी नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज दी
देखो हर जगह आप जाएंगे तो अलग अलग नाम पड़ेगा। जिस तरह आप के घर में आपका अलग अलग नाम होता है, जिस तरह एक स्कूल में किसी का नाम हो जाता है, जैसे हर जगह का नाम अपना अपना अलग होता है। जिस तरह आप घर पे किसी बोला जाता है टीनू टिंटू, और एक स्कूल में किसी का नाम दिया जाए भाई सुयस, जैसे कि और नाम अलग अलग वैरायटी के दिए जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग हैं। तो वो उस लिए अब हमें हर स्टेट में जाएंगे तो उसमें हर दिक्कतें महसूस होती हैं। भाई हर स्टेट अलग अलग नाम रखेगा तो हम अलग अलग नाम थोड़ी ना रखेंगे। तो भैया उस लिए हमारे जो बायोलॉजी हैं, मिस्टर लीनियस कैलोरियस लीनियस एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थे, जिससे कि उन्होंने यह डिफाइन किया कि भैया ऐसा है कि अलग अलग जगह पे चाहे जहाँ हो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम बना दिया जाए, जिसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब देखो जो हमारा बोटेनिकल गार्डन होता है, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होता है, मतलब जो हमारे बॉटनी, जो हमारे पेड़ पौधे या इत्यादि हमारे लिविंग ऑर्गेनिक पेड़ पौधे थे जानकारी रखेगा, तो वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, मैंने एनसीईआरटी की लाइनिंग बड़े जोर पे रखे हैं, जो इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब इंसान कुछ आप एक चीज़ पकड़ो पॉइंट, वो क्या अलग है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर है यहाँ पे, और नीचे और जियोलॉजिकल में इंटरनेशनल कोड ऑफ है जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों में एक बार डिफरेंस पूछा गया है, पूछा नहीं लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए। मान लिए पूछ लिया जाए तो 5 नंबर ना जाए, इससे बच जाए। और इन दोनों से 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक। मतलब एक जेनेटिक होता है, एक जीनस होता है, एक स्पेसीज होता है। 2 कंपोनेंट इज नोन एज द बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब अगर जीनस स्पेसीज हो तो हम बायोनॉमियल, बायो मतलब 2, नॉमियल मतलब जीनस स्पेसीज, और उसे नाम देते हैं उस बेस पे। दैट्स इट बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अच्छा, टैक्सोनॉमी यह होता है कि भैया ऑल लेवल ऑफ द कैटेगरी नोन एज द टैक्सोनॉमी। अलग अलग डिफाइन करने के लिए हमने टैक्सोनॉमी बनाया है, इसके वजह सारी चीज़ डिफाइन करते हैं। अब उसमें 4 चीज़ होते हैं। अच्छा, कोई चीज़ जैसे आम हुआ, आम ने पहली बार देखा तो उसका कैरेक्टर आप पहले देखोगे। पहली चीज़ आम का कैरेक्टर। अब आम का कैरेक्टर किस में पाया जाता है, तो आम सोलेनेसी में पाया जाता है, तो अब उसका सोलेनेसी, हाँ ठीक है, फिर वो निकालो। फिर आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, क्या इसके अंदर जुड़ पाए गए हैं, जुड़ क्या है, ये कितने प्लांट, जैसे मैंगो है। अब तुम पहली बार देखो तो अब वो सोचेगा कि भाई ये कहाँ लगता है, किस फैमिली में आएगा, प्लांट में आएगा, एनिमल तो में नहीं आएगा, बैक्टीरिया में तो नहीं आएगा, फंगस में तो नहीं आएगा। तो ये सारे आइडेंटिफाई करेगा पहले। अच्छा, आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो मैनिफेरा इंडिका है। अब वो आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो ठीक है ये फल है। अब फल किस में आएगा, क्लासिफिकेशन, तो प्लांट में भेजू थी, एनिमल में भेजू थी, फंगस में भेजू, चलो क्लासिफिकेशन। अब मैंने बोला क्या, उसे एक नाम पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम नॉमेनक्लेचर देगा, जो कि हर पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम रहेगा। अब वो नाम क्या दिया गया, मैनिफेरा इंडिका, तो वो एक नाम दे दिया। अब ये पूरे वर्ल्ड में, अब लोकल में बोलते हैं भैया आम दे दो, तो ये लोकल की बात है, लेकिन जो साइंटिफिक भाषा है वो हमारा मैनिफेरा इंडिका है। ठीक है, चलो ठीक है। अब दिवालियों से आपसे आ गया है, तो आपकी दिवाली यूं ही खुश रहे, लेकिन ये बात याद रखिए, इन गरीबों को भी ध्यान रखते हैं। तो आपकी दीपावली आप इन सब से खरीदें, बेचारे ये गरीब भी आपकी ही दीपावली के पार्ट हैं, क्योंकि इन आपके दिया जलने में इन लोग का भी हाथ होता है। तो आपकी दीपावली यूं ही बनी रहे, और किनारे कुछ दिए खरीद लेना, क्योंकि उनसे भी उजाला होना जरूरी। और इसी बात पे आप नीट एस्पिरेंट हैं, तो आप एम्स का सदैव ध्यान रखते हैं, क्योंकि यही अचीवमेंट है हमारे। तो हमारी और हमारे सुपर क्लासेस की वजह से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली को। और बच्चों, मे गॉड ब्लेस यू, मी एंड ऑल नीट एस्पिरेंट कंप्लीट देयर गोल। थैंक यू। अर्थात अब दीपावली आ रही है, अब अपना बैकलॉग कवर करिए,
दीपावली मतलब दीपोता है, तो आप दीप जलाइए, लेकिन अपने दिमाग में भी दीप जलाते रहिए, उस हिसाब से आप पढ़ाई करें। धन्यवाद, मिलते हैं आप तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।